एम्बुलेंस चाहिए, बॉडी ले जानी है कोई। कहाँ पर जानी है? मथुरा। 35,000 रुपये बता रहे सर। 2 लाख रुपये बिहार के मांगी है, क्या करेगा? 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये भाई साहब। तो आज हम ऑपरेशन यमदूत में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक एक करके देश और दिल्ली के गुनहगार बेनकाब हो रहे हैं। ऑपरेशन यमदूत में वसूली के उस खेल का खुलासा हो रहा है जो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी गई और यह दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है। यहां भी आसपास कई प्राइवेट एम्बुलेंस मिल जाते हैं। जब हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे तो हमारे खुफिया कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, खुद देख लीजिए। 5,000 रुपये ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन में 5,000 रुपये, ऑक्सीजन सहित ना? ऑक्सीजन सही। अजब दौर है, इसीलिए एम्बुलेंस का गजब रेट। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हैं तो एम्बुलेंस मिलेगी, गरीब हैं तो भगवान ही मालिक। 5 मई 2021 LNJP अस्पताल दिल्ली। खुफिया कैमरे से लैस न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। बिना वक्त जाया किए हमने एम्बुलेंस की रेट का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो इसके पास भी भर नहीं रहा, कोई खाली जगह पड़ा हुआ है। कोई भी रिफिल नहीं कर रहा है। गाड़ी वालों को नहीं मिल रहा है, बाकी देखो वही मिली है, पैसा देने के बाद में नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन के कैसे करोगे? ऑक्सीजन में काम करने के लिए 2 मिनट दे दो यार। देना यार, बोल रहे हैं ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेंगे। सुना आपने, हमने कहा कि पांडव नगर से मरीज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल लेकर जाना है। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए। ड्राइवर जाने को तैयार हो गया। इसके लिए इसने 4,500 रुपए की मांग की। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम कुछ और आगे बढ़ी। LNJP के पास ही एक और एम्बुलेंस मिली। एम्बुलेंस मिल जाएगी हमें ग्रेटर नोएडा कैलाश। ऑक्सीजन वाली मिल जाए तो बेहतर है। मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। कहाँ से जाओगे? घर से गणेश नगर। घर से जाओगे? हाँ। बात कराए भैया बात कर लो। हम सुनो, हम नहीं खड़े, आप बात कर लो। मास्क तो लगा लो, अपना मास्क नहीं लगा रखा यार। ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस मिल गई। अब हमें रेट पता करना था, इसीलिए अगला सवाल इसी से जुड़ा था। 5,000 रुपये ऑक्सीजन का। 5,000 रुपये ऑक्सीजन सहित ना? ऑक्सीजन सही। और कुछ नहीं देना? और कुछ नहीं देना। PPE किट वगैरह सब आपकी है ना? सब कुछ हमारा है। सुना, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए तो 5,000 दीजिए। खुला खेल, खुला सौदा है। लेकिन इसके बाद हमारे खुफिया कैमरे पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो कुछ कहा, उससे कोरोना काल में चल रहे एम्बुलेंस रैकेट का घिनौना चेहरा सामने आ गया। ऑक्सीजन पूरी है ना भैया? खाली तो नहीं होगा ना? भैया पूरा होगा, हॉस्पिटल पहुँचा देगा तुम्हें। और वहाँ पर तुम 3 घंटे वेटिंग करवाओगे तो वो थोड़ी हो जाएगी भाई। अपना बेड कंफर्म करो, 20 मिनट चल जाएगा। आधे घंटे वहाँ खड़ा हो जाएगा बंदा। अगर आधे घंटे से ऊपर चलेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। फिर कितना चार्ज होगा? 2,000 रुपये पर घंटा। 2,000 पर घंटा? जी हाँ, डील के मुताबिक 5,000 रुपए तो लेंगे, लेकिन अगर इंतजार करवाओगे तो हर घंटे 2,000 रुपए के हिसाब से चार्ज देने होंगे। इसीलिए अगर 2 घंटे वेट करना पड़ा तो 4,000 रुपए अलग से। 20 मिनट चल जाएगा। आधे घंटे वहाँ खड़ा हो जाएगा बंदा। अगर आधे घंटे से ऊपर चलेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। फिर कितना चार्ज होगा? 2,000 रुपये पर घंटा। 2,000 पर घंटा? जिस एम्बुलेंस को 1,000 रुपए या 1,500 रुपए लेने चाहिए थे, वो 4,500 और 5,000 रुपए ऐंठ रहे हैं। और इस तरीके से एम्बुलेंस के नाम पर लूट का बहुत बड़ा तंत्र चल रहा है। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज 24। और इस तंत्र की कड़ियां बहुत मजबूत हैं, दूर दूर तक जुड़ी हुई हैं। तो ये तो रहे दिल्ली के गुनहगार, और अब वक्त है मुंबई के मुनाफाखोरों को बेनकाब करने का।
एम्बुलेंस के नाम पर मरीजों को लूटने का जो गोरख धंधा दिल्ली में चल रहा है, वही मुंबई में भी चल रहा है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर इंद्रजीत सिंह ने जब माया नगरी में पड़ताल की तो बहुत ही चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। यहां भी ऐसे सौदागर मिले जो 700 लाशों का सौदा कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने तो शव को 2 किलोमीटर दूर मुक्तिधाम पहुंचाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड कर डाली। देखिए सच क्या है। कितना लेंगे यहाँ पे? सिरदेवी से उधर प्रेम ऑटो। आदमी लगी क्या? आदमी तो लगेंगे ना, 3 आदमी के साथ में 6,000 और दो आदमी नहीं है। हाँ वही 3 आदमी 2 आदमी और डेड बॉडी उठती है। हाँ कम नहीं होगा, 5.5 दे दो। तो ये कैमरे में कैद हुए हैं सबूत कि कैसे सौदेबाजी सासों की हो रही है। क्या कहते हैं लोग, क्या करते हैं, अपने बॉस को फोन मिलाते हैं। मुंबई से इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद हैं, ये हकीकत वही लेकर आए हैं। विमल कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल भार्गव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इंद्रजीत, आपके पास आ रही हूं, कैसे पहुंचे आप इन लोगों तक, इन गुनहगारों तक, इन सौदेबाजों तक? जी देखिए, जितने भी मुंबई और या उसके आसपास मुक्तिधाम है वहां पर और जितने भी हॉस्पिटल हैं उसके आसपास प्राइवेट जो एम्बुलेंस है वो बहुत सारी खड़ी रहती हैं। उनमें से अगर आप बात करेंगी, अपनी जरूरत बताएंगी तो उसके मुताबिक वो पहले रेट बताते हैं और रेट बताने के बाद वो जाने के लिए बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रेट तय करते हैं तो ये 3 लोग का बोलते हैं कि हम 3 लोग साथ में जाएंगे, लेकिन जाते 2 ही हैं। एक ड्राइवर रहता है, एक और हेल्पर रहता है और 3 पीपीई किट और सब मिलाकर जोड़कर 6,000 रुपए 2 किलोमीटर के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि 6,000 रुपए 2 किलोमीटर के लिए, कोई ऐसी अवस्था में जब उसके घर का कोई सदस्य खो गया हो, ऐसी अवस्था में हो और इतनी दुखद परिस्थिति में वो मुंहमांगा पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बहुत सारी जगहों पर है। हमने कई जगहों पर बात की थी, मुंबई के में भी बात की थी, मुंबई के आसपास भी बात की थी। तो जितना भी ये जो प्राइवेट वाले हैं वो ज्यादातर ऐसी चीजें करते हैं। बाकी जो सरकारी एम्बुलेंस है उसमें जो सुविधाएं होती है वो आपको मिल जाती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी एम्बुलेंस मिलने में लोगों को दिक्कत होती है। जो एनजीओ की एम्बुलेंस होती है वो मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए लोग जल्दी करना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि इतना इंतजार करें। तो प्राइवेट की तरफ जब जाते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती है। अगर कोई बीमार है तो उससे मुंह मांगा पैसा मांगा जाता है, कोई डेड बॉडी ले जानी है तो मुंह मांगा पैसा मांगा जाता है। हम मुंबई से सटे कल्याण में थे, कल्याण में एक जगह पर 4-5 एम्बुलेंस हमको दिखी और वहां पर जाकर जब हमने पूछा कि एक डेड बॉडी ले जानी है, महज 2 किलोमीटर ले जानी है, कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने बताया कि करीब 6.5, फिर बोला फिर 5.5 तक आया। और उनका कहना था कि हम 2 लोग उसमें रहेंगे, 2 लोग, एक ड्राइवर रहेगा, एक उसका अटेंडेंट रहेगा और दोनों को पीपीई किट पहनना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हमने वहां पे देखा कि ये लोग एक ही पीपीई किट बार बार पहनते हैं। आपने विजुअल में भी देखा होगा कि ये जितने भी बात कर रहे हैं इन्होंने मास्क तक नहीं लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये प्रिकॉशन लेते होंगे। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं मुंबई और उसके आसपास, बहुत बड़े पैमाने पर जो एम्बुलेंस वाले हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोगों से लूट कर रहे हैं। इंद्रजीत ने पूरी हकीकत आपके सामने रख दी कि 1 से 1.5 किलोमीटर जाना है और रुपए कितने मांग रहे हैं? 6,000। इन लोगों ने ही लोगों के दर्द को 2 गुना कर दिया है। लाचारी, बेबसी का फायदा कैसे उठाते हैं जरा इनसे देखिए, और कैसे हो रहा है। कोई तो है इनका मसीहा। मैं लौट रही हूं। विमल, एलएनजेपी की हकीकत कैसे आई सामने? जी बिल्कुल, हमने पहले जो नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल, एम्स सफदरजंग और इसके अलावा कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है दिल्ली सरकार का, एलएनजेपी हॉस्पिटल, हम वहां भी पहुंचे। हमें क्योंकि वहां की तस्वीर भी दिखानी थी, आखिर इतने बड़े कोविड सेंटर के बाहर क्या चल रहा है। तो हम वहां पहुंचे, वहां पर हमने एक एम्बुलेंस वाले से सबसे पहले बात शुरू की। तो पहले तो हमें मशक्कत करनी पड़ी, जो ऑक्सीजन के बिना एम्बुलेंस थी बहुत सारी खड़ी हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वाली एम्बुलेंस ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेकर जाने को भी तैयार हुआ, तो उसने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो इसका चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर 200 से 250 रुपए में पूरी तरह रिफिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
उन्होंने मोटी रकम मांगी। इसके बाद एक और शख्स हुआ जिससे हमने बात की ग्रेटर नोएडा जाने के लिए, तो उसने भी जो तय रकम है उससे डबल और ट्रिपल की रकम ऐसे खुले तौर पर मांगी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ये कानून के जानकारों से पूछने कि आखिर इसके लिए कहीं ना कहीं देश का कानून जिम्मेदार तो नहीं है? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो मुनाफा वसूली कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए जाते? क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए जो नकली दवाइयां बना रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किए जाते? क्योंकि उनको ये जानकारी है कि ये दवाई एक मरीज के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर एक मरीज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बावजूद ये सब जानते हुए भी वो खुलेआम ये खेल चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कानून का खौफ नहीं है और कानून भी इतने ज्यादा सख्त नहीं है। अगर हो तो इन पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए जाएं, जिसके बाद इस तरह के मामलों में लगाम जरूर लगेगी। जी, आप सही कह रहे हैं विमल, और इसी चीज की कमी है, यही नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि हो सकता है कि जो मालिक बैठे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, वो बहुत रसूखदार हों, बाहर कुछ और लेकिन अंदर कुछ और। डॉक्टर राहुल भार्गव, पहले तो सर मैं उन तमाम डॉक्टर्स को सल्यूट करती हूँ, हेल्थ वर्कर्स को, जो ईमानदारी से दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्हें भगवान कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सांसों का सौदा कर रहे हैं। वो क्या मिलकर ये खेल खेला जा रहा है? देखिए, ये बात तो पक्की है कि देश में इस समय मानवता पे इतना बड़ा संकट है, उसमें मानवहीन होके हम प्रॉफिट कमाएं, ये ठीक नहीं है। इस चेन में तीनों अस्पताल, उसके एलाइड सर्विसेज, उसके साथ लेबोरेटरीज, उसके साथ ये एम्बुलेंसेज, इस समय मानवता को हीलिंग टच चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि इंसान परेशान है। किसी की आदमी की मृत्यु हो गई, कितना मार्मिक कंडीशन है ये समझिए। उसकी मृत्यु हो गई मदर की, वो शक्ल देख नहीं पा रहे और उसके बाद शमशान घाट तक जाने में उनको इतनी परेशानी हो रही है। मेरे ही कुछ परिजन हैं जिन्होंने इतना परेशानी, बिलिंग की अस्पतालों में परेशानी, बिल इतने हैवी हैं, दूसरा एम्बुलेंस नहीं मिलती और उसके बाद शमशान घाट में जाके लाइनों में खड़े होकर लकड़ियों का चुनना, ये बहुत ही मार्मिक कंडीशन है। इस सब को देखते हुए यही मैं कहूंगा आपके दर्शकों को, मानवता लाइए। इस समय पैसा भी आपको नहीं बचा पाएगा। ये बात समझिए कि जो रेमडेसिविर की काला बाजारी कर रहे हैं, ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है, इसे रोकना चाहिए। इंसान अगर अपनी मानवता से समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कानून को सख्त से सख्त डिसीजन लेना चाहिए इंप्लीमेंटेशन के साथ में और तत्काल लेना चाहिए, सो लोगों में डर बैठे। देखिए, बहुत जगह लोग खुद अपने आप से करते हैं, अगर अपने आप से नहीं करते हैं तो लॉ इंप्लीमेंट करता है उनको सख्त सजा देके। जिस प्रकार से सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों पे रेट तय किए, क्या सब चीजों के रेट तय नहीं हो सकते? क्या ऑक्सीजन पीपी किट के रेट तय नहीं हो सकते? क्या चीजों की कालाबाजारी को रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है। भले 135 करोड़ लोग हैं, अगर हम ये ठान ले, सरकार ठान ले, लॉ ये ठान ले, तो ये किया जा सकता है। तो मेरा आपके चैनल से यही निवेदन रहेगा उन सब लोगों को कि प्लीज इस समय मानवता का पूरा प्रदर्शन करें, लोगों को ज्यादा नहीं परेशान करें, देखें कि कितना बड़ा संकट है और लॉ अधिकारियों से इस समय मेरा निवेदन यही रहेगा, इंप्लीमेंट करें। भले वो मैं एक प्राइवेट अस्पताल में हूं, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो टांग दीजिए मुझको, एक एग्जाम्पल सेट करिए ताकि 1000 लोगों में ये बात जाए कि हमारा लॉ नपुंसक नहीं है, वो काम करता है जब उसको जरूरत है, क्योंकि आम आदमी इस समय परेशान हो रहा है। सर, ये जो सिस्टम पे आपने सवाल उठाया है ना, सिस्टम ही तो सो रहा है। वक्त पर अगर जाग जाए तो आम जनता सफर ना करे, ऐसे सौदेबाजी ना हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे, एक संक्रमित बॉडी है, डेड बॉडी, और उसके आसपास फैमिली है, तो ये कितना खतरनाक है सर, कितना खतरनाक है अगर घर में बॉडी रखी। पहली वेव से हमको ये बात पता थी कि हमारे को जब भी संक्रमित बॉडी होती है वो कहां कैसे लेके जाना है। पिछली बार हमने प्रोटोकॉल बनाए थे कि कम से कम लोग जाएंगे, जो एम्बुलेंस जाती थी पीपी किट में पहन के जाती थी, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमने इन एम्बुलेंस ड्राइवर जो ये लेके जाते थे मुक्ति धाम तक, इनका एनालिसिस किया 100 लोगों का, उसमें से पीपी किट पहनने के बाद शायद 1 या 2 एम्बुलेंस ड्राइवर ही संक्रमित हुए होंगे, बाकी लोग नहीं हुए। अगर वो प्रॉपर तरीके से पीपी किट पहन के जाते हैं, जो उनके साथ परिजन जाते हैं वो जरूर संक्रमित होने की संभावना रखते हैं। इसके बाद यह भी ध्यान रखना आवश्यक है, बहुत सारी जगहों पे लोगों की इस पैंडेमिक में सड़क पे मृत्यु हो गई।
जहां से उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने पहले भी ट्वीट किया था कि रात में अगर किसी की तो उसको डेथ सर्टिफिकेट कौन देगा कोरोना का। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये समझिए, आदमी डिग्निफाइड तरीके से जी नहीं पा रहा, पर उसको मरने के बाद भी परेशानियों से उसका पीछा नहीं छूट रहा। ये बात समझना हमारे अधिकारियों को, जो बैठे हैं उच्च स्तरों पे, उनको समझना आवश्यक है। इस कॉमन चीज को समझ के लोगों को हल देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है। तो आइडिया यही है कि लॉ का इंप्लीमेंटेशन करें, 2 या 3 से ज्यादा लोग ना जाएं, उस एम्बुलेंस में बैठ के अपनी गाड़ी में जाएं। अगर कोई घर पर ही अपना लोगों का खत्म हो गया, मतलब डेथ हो गई उसकी कोरोना संक्रमण की वजह से, और इधर सौदेबाजी हो रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो वो देरी कितनी घातक है सभी के लिए सर? देखिए, आप दिन में तो चलो आप देखिए फिर भी बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं आपको एक प्रकरण समझाता हूं। रात के 10:30 बजे किसी की मृत्यु होती है, वो शरीर कहां रखेगा? वो अंतिम शरीर को कहां रखेगा, कैसे रखेगा? कोई गाइडलाइन है? कैसे उसको पॉलिथीन में रैप करके डिग्निफाइड तरीके से घर में रखना है? कोई पॉलिसी है? क्या हमारे को ये बताया गया, क्या शिक्षा दी गई कि रात में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहां से चीजें लेके आएंगे? कैसे एम्बुलेंस मिलेगी? संस्कार कब होगा? देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को थिंक थ्रू करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उसमें मानवता, करुणा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पैसे से सब चीजें ठीक नहीं होती, ये समाज को समझना आवश्यक है। जिसमें करुणा, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वो कभी भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, वो अपने लोगों को खुश नहीं रख पाएगा। और हमारे को इस कोरोना ने ये सिखाया है कि कितना भी पैसा हो, आपको करुणा, ममता, प्यार सोसाइटी का होना जरूरी है। मैं आपके बारे में सोचूं, आप मेरे बारे में सोचें। कहां है गाइडलाइन? कैसे बॉडी को रखना है घर पे? कोई गाइडलाइन दिखाइए, आप बताइए लोगों को। क्या ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है? ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और ये हकीकत भी है सर। विमल, मैंने जितने LNJP की बात करूं, सफदरजंग अस्पताल की बात करूं, मुंबई में इंद्रजीत ने भी दिखाया, जब आप गए एम्बुलेंस लेने के लिए तो उनके ड्राइवर्स ने एक बॉस को फोन किया है हर बार। ये बॉस कौन है जो क्यों नहीं आ पाते सामने? जी बिल्कुल, ये बॉस ही है एम्बुलेंस माफिया, जो माफिया पर्दे के पीछे बैठकर ये सारे खेल चला रहा है। अगर आम इंसान की बात की जाए तो आम इंसान घर में जो बैठा है वो कोरोना का डर पहले उसके दिमाग में है, उसके बाद से उसका संघर्ष शुरू होता है। अगर उसको जरा सी सिम्टम आ गए, पहले टेस्ट के लिए संघर्ष, उसके बाद अगर उसको जरा सी प्रॉब्लम होती है तो दवाई के लिए संघर्ष, हॉस्पिटल में बेड के लिए संघर्ष, और आखिर ये जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी के नजदीकी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद शमशान यात्रा तक संघर्ष। यानी कि आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो जिसके किसी के घर में डेथ हो गई है, उससे लगातार सौदेबाजी की जा रही है और फोन पर बात की जाती है। जो शख्स इस पूरे रैकेट के पीछे हैं, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल की बात हो, वहां पर एक डॉक्टर ही पूरे एम्बुलेंस नेटवर्क को चला रहा है। इसके अलावा जो एम्स हॉस्पिटल है, वहां पर एक शख्स था जिसके अपनी 8-10 एम्बुलेंस थी। हमने उससे जाके बात की, वो खुद दुकान वहां पर चला रहा है, और उसने साफ तौर पर कहा कि इतने पैसे लगेंगे, अगर मेरी एम्बुलेंस नहीं जा रही तो उसने दूसरे शख्स से मिलवाया, उसकी भी 4 एम्बुलेंस थी। तो यानी कि ये पीछे नेटवर्क जो है, जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन की नजर में विमल क्यों नहीं आते हैं? और उसके बाद से लगातार लोगों के संघर्ष जो है, ये गिरफ्त में क्यों नहीं आते हैं? इनका क्या कारण है? जी देखिए, इसका वही कारण है जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, जो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि इसी कानून के जानकार से, कि आखिर कानून में कहां बारीकियां हैं, कानून में कहां पेचीदगियां हैं, जिससे ये लोग बड़ी आसानी से बचकर निकल जाते हैं। क्योंकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने ऐसे मुनाफाखोरों, काला बाजारियों के खिलाफ 73 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, लेकिन वो सेक्शन क्या इतने सफिशिएंट हैं कि इनको या इन जैसे अन्य लोग जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, जो इस तरीके से मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो इस तरीके से लाशों का सौदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डरा सकें, ऐसे लोगों में कानून का डर बना सकें? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि ऐसे कमेंट में डॉक्टर राहुल भार्गव से चाहती हूं जल्दी से, सर वक्त की मेरे पास कमी है अभी थोड़ी सी, और जो है लास्ट कमेंट आप कर दीजिए इस पर। हम IT की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उबर है, ओला है,
क्या सरकार ने इस पैंडेमिक में सोचा, क्या इसने सोचा कि लोगों को ये परेशानी भी हो सकती है? अमेरिका में लोग परेशानी सोचते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हमने ये परेशानी नहीं सोची, हमने ये मानवता पे जितनी बड़ी परेशानी आई है उसके बारे में थिंक थ्रू नहीं किया। और बहुत माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन यमदूत लगातार जारी है। आप सभी का फिलहाल के लिए शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 24। नाम बोलो। बालमुरुगन नागराजन पुल्लिराजु पुट्टमुरुगन बालस्वामी शेखरन पुट्टपर्ति कुलशेखर मंगलम कीट बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। इतना नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।